बहुत बहुत धन्यवाद। और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम जब सीमांचल कॉन्क्लेव कर रहे थे तो हमने ये सोचा था कि पहले ये तय कर रखा था, हमारे लिए आरसीपी बाबू बहुत आसान था कि हम पटना में करा लेते और तमाम पार्टी के नेता, आपको भी सुविधा होती, दूसरे लोगों को भी सुविधा होती। और सुबह से लेकिन हमने तय कर रखा था कि हर पार्टी के प्रमुख शहरों को यहाँ बुलाएंगे ताकि यहाँ बैठकर हम यहाँ की बात करें। पटना में एक सामान्य कॉन्क्लेव करा लेना बहुत आसान था, लेकिन हमको था नहीं, पूर्णिया में करेंगे। बिहार का जो सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है, आपने एक आईएएस अधिकारी के नज़र से भी देखा होगा इस क्षेत्र को, आपने एक राजनेता के नजरिए से, चूंकि आप एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उसका सारा काम देखते रहे, तो लंबा आपका सफर रहा है। तो हमने इसलिए आपको यहाँ बुलाया, कष्ट दिया और आप आए, बहुत हम आभारी हैं उसके लिए। और हम अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। चूंकि आप जन स्वराज पार्टी में हैं अभी फिलहाल, आपके पॉलिटिकल फिर जो बैकग्राउंड है उस पर हम नहीं जाएंगे, हम नई बात करेंगे नए तरीके से। जन स्वराज में हम देखते हैं कि प्रशांत किशोर जो आपके पार्टी के प्रमुख चेहरा हैं, उनकी नज़र सीमांचल पर बेहद ज़्यादा रहती है। अभी कुछ दिन पहले बाकायदा उन्होंने किशनगंज में इजलास लगा दिया। तो सीमांचल को लेकर आपकी पार्टी के मन में राय क्या है? क्या कॉन्सेप्ट है इसके विकास के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के दुख दर्द के लिए? क्या, पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आपकी पार्टी की सोच है, क्या पार्टी आपकी योजना बनाकर रखी है पार्टी ने आपके सीमांचल के लिए, खासतौर पर? आरसीपी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रबोध जी। सबसे पहले तो आपने यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने अच्छा ये मतलब मुद्दा लिया है कि सीमांचल जो बिहार का अभिन्न हिस्सा है, और अगर आप 4 जिलों को लें, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, तो पॉलिटिकली भी अगर आप देखिएगा तो 24 विधानसभाएं हैं। और अभी तो आज हम लोग यहाँ 13 तारीख को हैं, 15 तारीख को ही प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो जब किसी भी, मैं तो उनके साथ काम किया हूं, तो किसी भी इलाके में प्रधानमंत्री जी का जब आगमन होता है तो मेरे तरह की सोच के लोग को बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, हम क्या सोचते हैं, लोगों को लग रहा होगा कि पूर्णिया आ रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी होगी। एयरपोर्ट बहुत पहले से है, एयरफोर्स का रहा है, एयर कनेक्टिविटी होगी। तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि मैं वहां बैठा था तो आपने यूपी का नाम लिया, और मैं संयोग से ग्रेटर नोएडा में भी रहा और जमुना एक्सप्रेसवे का मैं चेयरमैन भी रहा। और आपने सुना होगा जेवर एयरपोर्ट का नाम, आजकल आप लोग सब लोग सुन रहे हैं। तो जो जमुना एक्सप्रेसवे की पूरी जो जमीन थी, हमने ही सबको एक्वायर करवाया था। कोई सोचा नहीं था, प्रबोध जी, इसी बात को मैं कहना चाह रहा हूं कि जेवर भी किसी समय में इस तरह से प्रमुखता प्राप्त करेगा। मैं देख रहा था, मैं सुन रहा था कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, उनकी सोच देखिए, वही मैं चाहूंगा यहां में। उनकी अब सोच क्या है कि जेवर जो है, अब वो लोग बनाने जा रहे हैं सेमी कंडक्टर का हब। जिस जेवर में हमारे स्वर्गीय शरद जी हमसे कहा करते थे कि तुम जमुना एक्सप्रेसवे बनाए, क्या बात करते हो, जमीनों की इतनी अच्छी, किसानों की जमीन को तुमने ले लिया। हमने कहा सर, अब आगे जो संभावनाएं हैं वो जमीन से आगे बढ़ करके भी है। और आप ये समझिए, मुझे कैसा लग रहा है कि भाई उस जेवर को लोग पहले कुछ समझता नहीं था, और वो सेमी कंडक्टर का हब होने जा रहा है। भाई आप एयरपोर्ट का आप उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो मैं यही चाहूंगा कि जिस तरह से आपने जेवर में, जो आज की तारीख में सेमी कंडक्टर, आप जान रहे हैं कि 10 जो हमारे फैब्रिकेशन प्लांट पूरे देश में स्वीकृत हुए, उसमें से उनके गृह जो अपना प्रदेश है, गुजरात में 3 है, उत्तर प्रदेश में है, नॉर्थ ईस्ट में है। तो भाई बिहार इतनी बड़ी आबादी है, हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, और आप जान रहे हैं कि सेमीकंडक्टर के डिजाइन के फील्ड में, जहां भारतवर्ष में आज 33% हमारा उस पर है, मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास नहीं हो रही थी। तो मैं तो प्रधानमंत्री से यही अनुरोध करूंगा,
और आपसे भी प्रमोद जी अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी इस हर एक मुद्दे पर उठाइए कि जब एयर कनेक्टिविटी हो गई तो भाई हमारा पूर्णिया में भी एक सेमीकंडक्टर का, क्यों मैं सेमीकंडक्टर की बात बार बार कर रहा हूं, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि सेमीकंडक्टर कितना फ्यूचर है। फ्यूचर आगे जो पूरा का पूरा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का 4th फेज जो होगा उसका आधार इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चिप है, और चिप को मैन्युफैक्चरिंग में आपको क्या चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव है तो पैसा लगाना सरकार का काम है। दूसरा सिलिका, इसकी तो कमी नहीं है बिहार में, और शुद्ध पानी, तो पानी तो बिहार में पानी ही पानी है, तो उसको सिर्फ शुद्ध करके अगर करेंगे तो आप समझिए कि जब एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगता है तो डायरेक्ट कम से कम 5,000 लोगों को क्वालिटी जॉब मिलती है, और उससे जितने रिलेटेड जो उसके जो होते हैं कम से कम 35 से 40 हजार मिलते हैं। तो मैं तो ये चाहूंगा कि भाई सीमांचल में प्रधानमंत्री जी परसों आ रहे हैं, उनका स्वागत है, एयरपोर्ट हमारा यहाँ से हवाई सेवाएं शुरू होगी, तो ये भी जो है कैसे अब यहाँ पर हमारा जो है इंडस्ट्रियल हब ये बन सकता है। और आप ये भी जान लीजिए कि हमारा ये सीमांचल का इलाका, आप देख लीजिएगा जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग ग्रेटर नोएडा में थे तो नॉलेज पार्क, नॉलेज पार्क का मतलब होता है कि जितने भी तरह की हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं बैठा था, मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा सवाल आप हमसे पहले कर रहे थे कि कैसे इस इलाके को एक हब बनाया जाए। एजुकेशनल हब का मतलब सिर्फ आज की तारीख में सिर्फ पुरानी चीजों के बारे में नहीं है कि ठीक है आप एमए की पढ़ाई करते हैं, एमएससी की पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, आगे आने वाला समय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, आप जान रहे हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग का जमाना है, मशीन लर्निंग का जमाना है। तो मैं चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी यहां आ ही रहे हैं तो धीरे धीरे हमारा जो सीमांचल है नॉलेज हब बने। और हमारी पार्टी की आप देखिए बार बार हम लोग क्या चर्चा करते हैं कि जो शिक्षा की बात, हम जो बात करते हैं जनसुराज, बार बार प्रशांत जी बोलते भी हैं और सब जगह हम लोगों ने कहा भी है कि विश्व स्तर, तो विश्व स्तर का मतलब क्या होता है कि भाई हमारा जो कंटेंट हो, जो हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं, उसका जो एक लेवल होना चाहिए विश्व स्तर का होना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है कि सरकार की तरफ से बड़ा पुश मिलना चाहिए। तो अगर आपका ये नॉलेज पार्क बन जाएगा, इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा, और इसके अलावा आप देखिए पूरा का पूरा इलाका एग्रीकल्चर के लिए कितना अच्छा है, कितना प्रॉस्परस है, उसमें भी असीम संभावनाएं हमारी बनेंगी। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो सीमांचल है, इसमें अगर सब तरफ से फोकस, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, करना पड़ता है। जब तक आप इस पर फोकस नहीं करेंगे, आखिर बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो समस्या है बेरोजगारी की, और वो हमारा जो सीमांचल है उससे अछूता नहीं है। तो जब तक हम लोग इस सब क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और इन्वेस्टमेंट सरकार के साथ साथ प्राइवेट, अब तब जाकर के जो है आज बिहार, आप जरा समझिए इस बात को, पीड़ा कहां पर होती है। आप देखिए जब देश आजाद हुआ था, श्री बाबू यहाँ के मुख्यमंत्री थे, याद करिए, उस समय देश में प्रति व्यक्ति आय, प्रबोध जी, 272 रुपये था, बिहार में 204 रुपया था, करीब कोई देश का 70% समझिए। आज क्या है, देश का 2 लाख है और हम लोग 60,000 पर है, 28-29% पर हम लोग आ गए। तो हम तो जहां 1947 में तो से बहुत पीछे चले गए। तो जरूरत क्या है, वेल्थ क्रिएशन का, कि कैसे जो है संपत्ति का सृजन हो। और आज संपत्ति का सृजन ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान है, हाँ ठीक है, वेल्थ क्रिएशन मतलब नहीं कि पैसा, हाँ, ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से एकदम। और ज्ञान का ही सारा का सारा ये जो है पूरा, आज आप जानते हैं कि जब आप बिहार को आप लीजिए, हमारा हेरिटेज, इससे बड़ा किसका है साहब? हेरिटेज आज भी दुनिया से लोग कहां आते हैं? बिहार में ही आते हैं। तो अपने यहां असीम संभावनाएं। और एक बात और देख लीजिए, अगर जितने भी प्रदेश हैं देश में जहां विकास इस तरह के हुआ है, तो आपको एक्सक्लूसिव कॉरिडोर बनाने पड़ते। जैसे आपको यहाँ पर सही कहा आपने कि आपको जब यहाँ पूर्णिया को एक हब बनाते हैं तो इसकी कनेक्टिविटी भागलपुर से आज आपको 2 घंटा लगता है। आप देखिए बिल्कुल जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन फील्ड बनाइए, कि भागलपुर से आपको 1 घंटा में लोग आ गए। दोनों साइड में जो आपको मिलेगा, जो भी आप कनेक्ट बनाइएगा, इस प्रकार की आपको जमीनें मिलेगी
किसी प्रकार का भी आप उद्योग किसी बेस बनाना चाहते पूर्णिया से बना रहे हैं ना, पूर्णिया से पटना ग्रीनफील्ड हाँ, तो देखिए पूर्णिया से एक्सप्रेसवे। आप तो रोड के हिसाब से कर रहे हैं ना। हमारे उसमें दूसरी सोच है कि रोड कनेक्टिविटी तो हमको उसको देखना है कि भाई उसके साथ साथ हमारा इंडस्ट्रियल हब भी बने, नॉलेज पार्क बने। देखिए एक बात मैं अभी जिसे मैं कल ही बता रहा हूँ, मैं पटना से आया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि पटना से मोकामा में 1.5 घंटे पहुंच गया। लेकिन मोकामा से जो बनाया गया हमारे बख्तियारपुर तक जो बिल्कुल ग्रीन फील्ड है, मुझे थोड़ी सी तकलीफ इसलिए हुई कि मैंने बताया कि मैं ग्रेटर नोएडा में भी रहा और मैं जमुना एक्सप्रेस में रहा। हम लोग एलाइनमेंट का ख्याल रखते थे कि सड़कें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अभी भी आप देखिए कि नया बनाते हैं उसमें भी आप क्रिस क्रॉस करते हैं। तो देखिए हम जिस बात को कर रहे हैं कि हमारा पूर्णिया को आप हब मान करके, चाहे वो हमारा इधर सहरसा है, चाहे हमारे इधर भागलपुर है, चाहे हमारा इधर आपका अंतिम पड़ता है किशनगंज है, इस प्रकार का एक्सप्रेसवे का बनाइए लोगों का, जिसमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तभी ना लोग आएंगे। अब कनेक्टिविटी एयर का हो ही गया, रोड का हो ही जाएगा, ट्रेन का है ही, तो निश्चित रूप से लोगों को आने में यहाँ अच्छा लगेगा और आगे आने वाले समय में इस इलाके में लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे। नहीं, आप बहुत कायदे की बात कर रहे हैं और चूंकि आपका अनुभव है, मैंने कहा ना कि पहले ही सब लोग जानते हैं कि एक IAS अधिकारी आप एक गांव से निकले, नालंदा के गांव से, छोटे से गांव से, अस्थाबाद मुस्तफापुर गांव से निकले, वहां से आपने कितनी अच्छी रैंकिंग हासिल की, आपका रैंक रहा IAS की परीक्षा में, सब बात है RCPC की। लेकिन मौजूदा स्थिति की बात कर ले, हम बात करते हैं अगर आज की राजनीति की। देखिए राजनीति अगर सही होगी तो समाज बदलेगा, और ये कमोबेश आप लोग भी यही बात कर रहे हैं। लेकिन आप एक और जाति धर्म मिटाने की बात करते हैं और प्रशांत किशोर यहाँ आते मजलिस लगाते हैं मुसलमानों के बीच में। भाई आप मुसलमानों के बीच खास तौर पर जाने की जरूरत क्या पड़ी आपको? आपको धर्म राजनीति से, धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठे हुए, जैसा कि आप खुद कहते हैं, तो मुसलमानों की मस्जिद क्यों लगा रहे हैं? आप आम लोगों की मस्जिद लगाते, सभा बिठाते, पंचायत बिठाते, मुसलमानों की मस्जिद लगाने की क्या जरूरत आ पड़ी प्रशांत किशोर को? देखिए जो जन स्वराज पार्टी है, आप देखते हैं हमारा क्या है, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास है। तो हम लोग सामूहिक प्रयास, आपका कहना सही है कि भाई जब हम सामूहिक प्रयास की बात कर रहे हैं तो फिर हम उसमें क्यों किसी एक खास को अलग से तवज्जो देने, क्या ऐसा करते हैं कि लोगों को लगे कि भाई इनको अलग से कर रहे हैं। देखिए आज की तारीख में जिसको कहें माने प्रबोध जी, एक होता है आइडियलिज्म, दूसरा होता है प्रैग्मेटिज्म। तो भाई आपको कहीं कहीं पर प्रैग्मेटिक भी होना पड़ेगा। इस इलाके में मैं बता दूं, जैसे किशनगंज को लीजिए तो 70% वहां आबादी मुस्लिम समाज की है। अररिया में आइएगा तो ये समाज जो है आपके बिहार में, मैं इनकी आबादी करीब करीब समझिए 17% के आसपास है। 70% ज्यादा है। हाँ, कुछ तो लोगों को लगता है कि कहीं भाई जो राजनीतिक दल है उस भीड़ में कहीं हम पीछे न रह जाए। तो आपका दायित्व बनता है, जब किसी दल में आप नेतृत्व करते हैं तो लोग आपसे एश्योर होना चाहते हैं कि भाई मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। और जन स्वराज में काफी संख्या में हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो जुड़ रहे हैं, तो उनको लगता है कि भाई उनका नेता है जो मेरे साथ बैठे, उनके साथ में अपने चीजों को रखूं, तो वो भी एक आश्वस्त होना चाहते हैं। राजनीति में आजकल क्या है प्रबोध जी, सब लोग चाहता है कि भाई मैं किसी के साथ जुड़ रहा हूं तो भाई मेरे हितों का कितना दूर तक ख्याल रखा है। और आपके मुंह से जब सुन लेता है ना नेता के मुंह से, तो वो थोड़ा आश्वस्त हो जाता है। यही एक बात है। बाकी जन स्वराज जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कहीं भी किसी प्रकार से कोई भेदभाव करने में विश्वास नहीं करती है और न करेगी। आप लोगों ने तो कर रखा RCP बाबू की, ये बांट दिया है कि मुसलमानों की आबादी 17% से ज्यादा है, तो 243 जो विधानसभा सीट है उसमें 17% से ज्यादा, लगभग उतना ही परसेंट हम सीट मुसलमानों को दे देंगे। प्रशांत किशोर तो यहाँ तक कह रहे हैं कि RJD जिस सीट से मुसलमान कैंडिडेट अगर खड़ा करते हैं वहां हम मुसलमान कैंडिडेट नहीं देंगे। ये सब इतना करने की जरूरत क्या पड़ी आपको? देखिए एक बात मैं बताता हूँ, ये जो राजनीति में लोगों को दिखना चाहिए कि हम भी उसके हिस्सेदार हैं, और हिस्सेदारी का मतलब होता है कि जितने भी पद हैं उसमें आपका भी हिस्सा मिले। दुर्भाग्य से क्या होता है, दुर्भाग्य से मैं बता रहा हूं कि जब तक समाज
एक लेवल तक पहुंच नहीं जाता है। सब आपके हमारे सोच के नहीं हो सकते हैं, तो उसमें आपको अलग से प्रयास करना पड़ता है। लोगों को यहाँ क्या लगता है कि एक पर्टिकुलर पार्टी को ही ये लोग वोट करते हैं, एक सोच है। तो जब आप उनके सामने जाते हैं तो उनको सबसे पहला होगा कि मैं जुड़ूंगा तो हम कोई टिकट देंगे कि नहीं देंगे। और लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में संख्या बल तो इंपॉर्टेंट है, और देखते हैं ये बड़ा भारी वो जुमला नहीं है, वो है कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। तो इसलिए ये जनसुराज एक हर एक मंच से इस बात को कहता रहा है कि चाहे हमारे वो मुस्लिम समाज के लोग हैं, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, जो हमारे अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के, उनका तो आरक्षण ऑलरेडी है। तो चूंकि समाज में सब लोगों को लगे कि एक ऐसी पार्टी है जिसमें सबके हितों का ख्याल रखा जाएगा, तो हित के ख्याल रखने का पहला जो कदम होता है कि जब आप चुनाव में जा रहे हैं, जब आप टिकट देंगे तो हमारे लोगों को भी मिलना चाहिए। और इसलिए आपको नेतृत्व के स्तर पर ये उस समाज को आश्वस्त करना पड़ता है। आपको लगता है कि जनसुराज जो है, जिस मुहिम पर आप निकले हैं, देखिए पिछला जो एक्सपीरियंस है हमारा, हम प्रशांत से भी जब बात हमारी हो रही तो हमने उनसे पूछा कि भाई, हमने उनको कहा कि आप कह रहे हैं कि हम बिहार में बदलने आए हैं, बिहार की तस्वीर सूरत को बदलने आए हैं, और हमारे में दम है, हम में जोर है, लेकिन इससे पहले आप देखेंगे जब उपचुनाव हुए विधानसभा के 4 सीटों पर, या फिर आप विधान परिषद का उपचुनाव हुआ मुजफ्फरपुर में, वहां पर चुनाव लड़ा आपने, सब जगह आपकी स्थिति क्या हुई बताने की जरूरत नहीं है। जमानत जब्त हो गई, स्थिति खराब रही, बेहद खराब रही, तो उस समय तो ये लगा कि भाई आप जो है पॉलिटिकल, जो बिहार में जो आप कह रहे हैं कि हम तीसरा कौन बनाएंगे, या दावा तो ये किया जा रहा है कि हम सत्ता में आ जाएंगे। अब आपको क्या चेंज नजर आता है? और विधानसभा चुनाव सामने है, अब तो 1 महीने 1.5 महीने में चुनाव होने हैं। क्या जनसुराज कोई ताकत बनकर उभर पाएगी? आपको भरोसा है? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कहा है। मैं भी घूमते ही रहता हूं, और एक बात तो जहां कहीं भी जाइएगा तो जनसुराज को लोग जान गए। जानने से काम चलेगा या आ वोट देने से? रहे हैं, उस पर हम बता रहे हैं। मैं परसों ही एक कार्यक्रम में जा रहा था, पॉलिटिकल कार्यक्रम में नहीं जा रहा था, मैं जस्ट आपको उदाहरण देना चाहता हूं। तो देखा मैं बच्चों को, वो लोग जनसुराज जनसुराज, लोग को लगता है कुछ गाड़ियां जा रही है ना, तो नेता लोग ही जा रहा होगा। तो जनसुराज जनसुराज की बात कर रहा था बच्चा लोग। तो मैंने पूछा कि तुम लोग जनसुराज जनसुराज कर रहे हो? तो कहा जनसुराज पार्टी है, अभी जब ये चुनाव होगा ना, हम लोग का घर वाला मम्मी पापा सब उसी को वोट करेगा। देखिए, एक बात मैं बता दूं, जनसुराज चर्चा में बहुत तेजी से है, और मैं बार बार अपने पार्टी जितने हमारे साथी रहते हैं सब फोरम पर मैं कहता हूं कि माहौल बना हुआ। और इस बार मैं बता दूं, देखिए 2020 का चुनाव जो था बिल्कुल डायरेक्ट था, 2015 का भी बिल्कुल डायरेक्ट था, एकदम सीधा सीधा लिखिए। 2010 का डायरेक्ट नहीं था। इस बार मैं बता दूं आपको कि ये बिल्कुल ही डायरेक्ट नहीं है, ये कम से कम ट्रायंगुलर है। मैं बता रहा हूं, कम से कम ट्रायंगुलर है। और इसमें एक बात ये भी मैं बता दूं आपको कि अभी तो पार्टी को बने 1 साल भी नहीं हुए, ठीक है, अभियान चल रहा है। कहीं 2 अक्टूबर को जब उसकी स्थापना हुई, जब अभी हम लोग कैंडिडेट के सिलेक्शन के लिए हम लोग 20 दिन बैठक किए, पूर्णिया में भी हम लोग किए थे 3 दिन। 243 विधानसभा हैं प्रभु जी, एक भी विधानसभा नहीं है जहां के लोगों ने जनसुराज से लड़ने के लिए आवेदन दिया। तो वो आपको प्रशांत किशोर कहते हैं कि पैसा हम देंगे, पैसे की चिंता मत करो, हम चुनाव तो रणनीति हम तैयार करेंगे, तो ऐसे तो बिहार में चुनाव लड़ने वालों की भीड़ खड़ी हो जाएगी। आरसीपी सिंह जी, कोई आप तो देखिए हम दूसरी पार्टी को चलाने का आपको मौका मिला है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या जो मैं बता रहा हूं ना, कि हम जिस बात की बोले कि कोई भी विधानसभा नहीं था जिसमें कि लोगों ने अप्लाई नहीं किया, और कुछ कुछ विधानसभा तो ऐसे हैं जहां 15-16 लोग अप्लाई किए, और उसमें सब लोग ऐसे नहीं है कि हमको पैसा देगा तो हम चुनाव लड़े। हम उसमें देखे हैं बहुत बहुत गंभीर। और एक बात मैं और बता दूं आपको, क्योंकि मैं उन सब चीजों का ख्याल करता हूं, जो मैं लिस्ट देख रहा था, आपको जान करके प्रसन्नता होगी। ये सब लोग चाहते हैं ना कि पढ़े लिखे लोग भी अच्छे से आए। आपको ये जान लीजिए, लिस्ट निकाल के देख लीजिएगा, 50% से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरेट है जो कैंडिडेट है किसी भी समाज का, और ग्रेजुएट तो समझिए कि 80% से ज्यादा है। तो ये जो हम लोग की सोच है
कि जो आज राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लोगों को लगता था कि हम कहाँ ये जाएं, तो वैसे लोग भी सिर्फ जुड़ न रहे बल्कि उनके भी चुनाव लड़ने की इच्छा है। और ये इच्छा तब होती है ना जब उसको लगता है कि माहौल है। और अभी देखिए यही हमारे जितने कार्यकर्ता साथी हैं उनका यही दायित्व है कि कैसे बूथ प्रबंधन, देखिए सबसे महत्वपूर्ण होता है चुनाव में बूथ प्रबंधन, कि बूथ पर अगर आपका प्रबंधन ठीक है तो निश्चित रूप से आपका स्ट्राइक रेट बेहतर हो। तो आपको लग रहा है कि आप मतलब हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर क्या इसे आप ट्रायंगुलर लड़ाई बोल रहे हैं, ठीक है, त्रिकोणात्मक लड़ाई होगी, आपका ये दावा है, आप कहाँ रहिएगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर? देखिए एक बार बता दूं, आज आप 1 नंबर, चूंकि सरकार एनडीए की है तो उनको लोग 1 नंबर समझते होंगे। इंडिया ऊपर से तो बिल्कुल जो है, चूंकि हम तो रहे हैं और हमारे सबसे अच्छे संबंध रहे हैं बीजेपी के सबसे नेता हैं, वहां भी देखिए ऊपर से आपको लगा अरे साहब बचता क्या है, जो 225 की लोग चर्चा करता है ना कि 225 सीट लाएंगे, तो सही में जो उनका सोशल जो आज की तारीख में दिखता है, अगर वो रहेगा तो 225 का 243 जीत जाएंगे। लेकिन प्रबोध जी यही राजनीति है, कॉन्ट्रडिक्शन इतना है। आप पिछले बार देख लीजिए, जनता दल यू 115 सीट पर लड़ी, जीती 43, बीजेपी 110 सीट पर लड़ी, जीती 74। देखिए, और ये लोगों के मन में, और खेल खराब कहां से हुआ था, चिराग जी के कैंडिडेट खड़े हुए थे। अब इस बार सब साथ हैं, मेरे तो जनता दल को जितने साथी हैं उन सब का भी फोन आता ही रहता है, उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं टीस है कि इनके चलते मैं 43 पर आ गया। देखिए जब चुनाव में जाता है ना, मैंने कहा ना कि अगर जो ये दिख रहा है वो रहने पर तो 225 का खेल है ही, सही है, लेकिन इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, उसको लगता है कि पता नहीं जेडीयू को फिर अगर कहीं ज्यादा आ गया तो फिर कहीं मुख्यमंत्री इन्हीं का बने, जेडीयू वाले को लगता है कि ज्यादा आ गया तो इस बार तो नहीं मानेगा, बीजेपी का ही बन जाएगा। तो वो है। आप इंडिया में आइए, क्योंकि इंडिया पिछले बार जो कंटेस्ट था प्रबोध जी डायरेक्ट था, बहुत 110 117, हाँ बहुत कम, 7 सीट का था। 12 वोट में देखें तो 12,000 हाँ, वोट सीट भी देख लीजिए आप, हाँ। लेकिन वहां भी आप देख लीजिए कि भाई आरजेडी है, आरजेडी में कांग्रेस है, लेफ्ट है, बाहर सब जब सामने रहेंगे सब दिखाते हैं, लेकिन अंदर तो सबका लगता है। अब हर एक मुद्दे पर आते रहते हैं तो दिखता जरूर है कि एनडीए इतना ताकतवर है, इंडिया इतना ताकतवर है, लेकिन इनर कॉन्ट्रडिक्शंस इतने हैं। तो हम लोग के यहाँ कोई इनर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ना हमारे पास हमारा कोई बोगी भी नहीं है, हमारे किसी चीज का हमारा वो है नहीं। तो इसलिए हम लोग जो है ना मजबूती से सामने हैं। और चुनाव में देखिए मैं बता दूं, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, 1977 में कोई सोचा था, जरा बता दीजिए कि पूरे के पूरे नॉर्दर्न इंडिया से कांग्रेस पार्टी साफ हो जाएगी। आप कह रहे हैं लहर चल रही है प्रशांत किशोर की। देखिए मैं बता रहा हूं चर्चा बहुत तगड़ी है, और सब लोगों के मन में लग रहा है कि 20 साल से नीतीश बाबू हैं, 20 साल से नीतीश बाबू हैं, अब बदलाव होना चाहिए। ये है तो बदलाव होना चाहिए तेजस्वी यादव। तो मैं तो बता रहा हूं ना कि देखिए क्या मैं बोल रहा हूं कि तेजस्वी जी तभी आएंगे जब पूरा उनका एनडीए साथ रहेगा, तभी ना। वहां भी तो नाम अभी कहां फाइनल हुआ है। वहां आप लोग जो, अच्छा ये बताइए आरसीपी बाबू कि आप लोग वोट आखिर किसका, जो आप कह रहे हैं कि हमारे पास वोट है, हम चर्चा में हैं, किसका वोट आप लोग? हम लोग देखिए आपके पाले में आ रहा है किसका? देखिए मैं बता दूंगा, एनडीए का? देखिए एक बात मैं बता दूं, बिहार में एक चर्चा में शब्द है A to Z, और इसको सबसे पहले जब हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते थे ना अन्य मार्ग में, तो हमने ही A to Z किया था। क्योंकि हमसे एक साथी ने पूछा कि सर आरजेडी का समीकरण एम वाई हमारा क्या है, तो हमने कहा A to Z है जिसमें एम वाई सम्मिलित है। तो हमारी आज की तारीख में क्योंकि हम लोग किसी को नहीं छोड़े, हम लोग साथ लेके सबको चल रहे हैं, तो हमको वोट सभी समुदाय के लोगों का मिले। आरसीपी सिंह जी, आखिर में हम एक 2-3 सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जल्द में इसका जवाब चाहेंगे कि हम हमारे सवाल का चूंकि आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप सभी का वोट चाहेंगे, लेकिन वोट आएगा किसका? आप किसका वोट ज्यादा लेंगे, एनडीए का या इंडिया का? जो हमारा सर्वे कहता है आप एनडीए को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जितना भी नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ज्यादा नुकसान एनडीए को पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में एक आरोप लगता है कि आप चाहते हैं कि इंडिया ब्लॉक जो है वो, जो इंडिया गठबंधन है वो सत्ता में आ जाए। देखिए हम लोग सत्ता में आएंगे
तभी जो हमारी सोच है लागू कर सकते हैं। आपको लगता है कि इस बार के चुनाव में आप सत्ता में आने की स्थिति बिल्कुल। हम लोग देखिए, जब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे तो जो सोचते हैं वो लागू कर पाएंगे क्या? तो हम तो सत्ता में आने के लिए सब करेंगे। हम क्यों कहेंगे कि भाई अब ये इंडिया आज है। एक बड़ा वर्ग मानता है कि आपकी हैसियत वोट कटवा की रह जाएगी, जो चिराग पासवान ने किया था देखिए 2020 एक बात देखिए, इस बात को मैंने कहा था, हम वोट कटवा नहीं है, हम वोट लेवा है। हम वोट लेंगे, अब किनका कटेगा वो जाने। हम वोट लेंगे, हम वोट कटवा नहीं, वोट लेवा है। अच्छा, परिवारवाद मुक्त राजनीति करते हैं और सुना कि अस्थापा से आप अपनी पुत्री को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। देखिए एक बात मैं बता दूं, परिवार, इस पर देखिए मेरा सबसे आज से नहीं, अपना जो हम लोग का जो एक संस्कार है वो परिवार का ही हमारा है। हमारे और वेस्टर्न में क्या फर्क है? तो देखिए, जिसमें अगर हम तो इसको हमेशा बोलते हैं, जिसमें भी क्षमता, हम तो नीतीश बाबू को बोले थे एक बार नहीं कई बार बोले हम कि अच्छा आपके नेता कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह साहब। अजीत सिंह साहब कौन है? किन्हीं का ले लीजिए। अब बिहार में लीजिए, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर सिक्की। आप उतने ही नहीं, बिहार के सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति कौन थे? देखिए, आपको एक होता है कहने की जैसा आप उस शब्द को ले लेते। परिवार अपने यहां बहुत अच्छी चीज, और अगर किसी में टैलेंट है, वो हमारी बेटी है या आपका बेटा है, और अगर वो इस कारण से नहीं आए किसी परिवार का, तो वो ठीक नहीं है। एक ही एडवांटेज होता है, मैं बता दूं कि जो कि आपका कोई साथ का परिवार का होता है तो टिकट मिलने में उसको सहूलियत होती है। बाकी तो प्रबोध जी, जब तक उसको लोग वोट नहीं देगा तो कहां से नेता बन पाए? आरसीपी सिंह जी, आप पटना से चल के यहाँ पर आए और हमारे सवालों का जवाब दिया, यहाँ के लोगों के सामने एजेंडा अपना रखा। हम बहुत आभारी हैं आपका, और आपने समय दिया, और हम आपका धन्यवाद अदा करेंगे फिर से एक बार कि आप हमारे कार्यक्रम में, हम जानते हैं कि आपने कितना समय दिया, व्यस्त समय। आजकल आप ज्यादा प्रचार में लगे हैं, प्रशांत किशोर बता रहे थे, और प्रचार के साथ साथ वो जो आपके टिकट वाले सिस्टम चल रहा है उसमें भी काफी लगे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत थैंक यू। और हमारे